नमस्कार दोस्तों। आज एक और वीडियो इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का एक चैप्टर कवर किया है इस वीडियो में। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है, इसको हम लोग देखेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। हर ईच एंड एवरी टॉपिक्स को हम लोग कंसेप्चुअल वे में देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि ये चैप्टर थोड़ा सा थियोरेटिकल है तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये चैप्टर को देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे कि वाई कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट। मीन्स जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, लाइक जो सिटीज़ हैं जो कि सराउंडेड हैं सी से, मतलब सी शोर के काफ़ी पास में हैं, और जैसे कि मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, या और भी एरियाज़ हो गए, वहाँ पे हमने देखा है कि ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। मतलब ठंडियों में एकदम मॉडरेट रहता है, और गर्मियों में भी टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं आता जैसा कि यूपी में जाता है, या मध्य प्रदेश में जाता है, या राजस्थान में जाता है, 50 डिग्री तक जाता है। या बॉम्बे में टेम्परेचर 38-39 तक रहता है गर्मियों में। ठंडियों में भी उतनी ठंडी नहीं होती है, नॉर्मल ठंडियों में भी लोग स्वेटर नहीं पहनते। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके दिमाग में अगर आता है तो इसका आंसर भी हम, जब हम इस चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, टॉपिक्स को, तो लेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, वाई डेजर्ट एरियाज हैव बोथ एक्सट्रीम। जैसे कि राजस्थान हुआ आपका, ठंडियों में बहुत ठंडा होता है रात में, दिन में काफ़ी गर्म रहता है गर्मियों में। टेम्परेचर 51-52 तक भी जाता है, 51-52 डिग्री सी तक भी जाता है। बट ठंडियों में रात में टेम्परेचर ज़ीरो, माइनस माइनस में भी जाता है, ज़ीरो से भी नीचे। तो वो भी हम देखेंगे। तीसरा एक आप देख सकते हैं, हमारे पाम हॉट हो जाता है जब हम रब करते हैं, या हम किसी चीज़ में हथौड़ी मारते हैं तो वो हथौड़ी और जिस पे मार रहे हैं वो दोनों चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो उसका फिजिकल रीज़न क्या है कि भैया क्यों गर्म हो जाए? ठीक है, हम मानते हैं तो अज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ ये गर्म हो जाता है, बट क्यों होता है? तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो हम क्या 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 कवर करेंगे देखिए। ये बेसिकली एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं हम, सिलेबस को। तो पहला है टेम्परेचर एंड हीट देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है वो सब देखेंगे, थर्मल एक्सपांशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन कैलोरीमेट्री, देन चेंज ऑफ स्टेट, हीट ट्रांसफर, एंड लास्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे, कंसेप्चुअल वे में कवर करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टेम्परेचर एंड हीट। अच्छा, अच्छा, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर का नाम आता है तो टेम्परेचर बोलते तो हमको फीवर का नाम, फीवर एक दिमाग में हमारे जहनी तौर में एक फीवर, पहला जो थॉट आता है फीवर का ही आता है कि हाँ टेम्परेचर आ गया बॉडी में, मतलब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब हमको बुखार या फीवर आ गया। तो टेम्परेचर बेसिकली इट्स अ रिलेटिव मेजर और इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हाँ, ये रिलेटिव वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। टेम्परेचर इज रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर क्यों बोल रहा हूँ? कोई भी चीज़ हमको ठंडी या गर्म तभी लगेगी जबकि उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम है या ज़्यादा है। दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को टच करता हूँ जिसका कि टेम्परेचर सेम है, जैसे कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर है, तो वो मुझे ना गर्म लगेगी ना ठंडी। ठंडी और गर्म तभी लगेगी जब उसका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज़्यादा। तो टेम्परेचर क्या है? एक रिलेटिव मेज़र है ये। टेम्परेचर इज a रिलेटिव क्वांटिटी। अच्छा, टेम्परेचर अगर हम फिजिकल तौर पे देखें, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, तो टेम्परेचर बेसिकली हर एक एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, सॉलिड लिक्विड गैस एटम्स या मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। तो और अंदर ही अंदर ये मॉलिक्यूल्स जो है एक मोशन में रहते हैं। तो हर सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, वो मॉलिक्यूल्स के पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो टेम्परेचर इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स। बेटी इज एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर ज़्यादा
इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा। तो आइए उस क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम मैं हथौड़ा या मैं अपना हथेली पाम्स को रब करता हूँ तो पाम्स मेरी हॉट हो जाती हैं। वो इसलिए जब मैं रब कर रहा हूँ तो हथेली में जो मॉलिक्यूल्स हैं मैं उनकी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दे रहा हूँ। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। या मैं हथौड़ा में किसी चीज़ में मारता हूँ, किसी लोहे पे एक हथौड़े को पटकता हूँ, स्ट्राइक करता हूँ, तो वो गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली बढ़ जाती है। सो टेम्परेचर इज नथिंग but the measure and a measurement of average kinetic energy of molecules, and temperature is relative. It is the indication of hotness or coldness. Okay, करेक्ट। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, वो केल्विन है। डिग्री सी में भी हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर। नॉर्मली घरों में देखिए आप, हम लोग बुखार वगैरह अपना डिग्री सी में मेज़र करते हैं। 98 डिग्री सी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में वो अलग हो जाता है। फ़ारेनहाइट में भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो एक हो गया हमारा डिग्री सी, डिग्री के और डिग्री एफ। ये तीन जो यूनिट्स हैं जिसमें कि हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तीनों में अलग अलग रहता है। एक रिलेशन देखिए, डिग्री के क्या होता है, डिग्री सी में 273.15 ऐड करें तो हम लोग डिग्री के में वैल्यूज पुट कर देते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं वो सारे डिग्री के में, जो इक्वेशंस वगैरह आती हैं सब डिग्री के में आती हैं मोस्टली। डिग्री एफ का भी हम ज़्यादा यूज़ तो नहीं देखते हैं इंडिया में। इनफैक्ट डिग्री एफ का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चंस खाली डिग्री एफ का यूज़ जो है तभी होता है जब क्वेश्चन में पूछा गया हो कि भैया ये डिग्री एफ है, इसको डिग्री सी में कन्वर्ट करो या डिग्री के में कन्वर्ट करो। तो मोस्टली हम लोग डिग्री सी या डिग्री के देखते हैं। मोस्टली तो डिग्री के ही देखते हैं क्वेश्चंस में। डिग्री सी भी कभी कभी दे देते हैं नॉर्मल जो क्वेश्चन कोई फ्रेम करता है एग्जामिनर, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो रोज़मर्रा का ये बोलचाल है उसमें हम लोग डिग्री सी यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन में भी डिग्री सी लिखा जाता है कि 30 डिग्री सी पे कोई लिक्विड है, वो उसको सेंड किया हमने किसी एक्सचेंजर से, वहाँ उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सी हो गया। तो डिग्री सी वगैरह होता है, उसको हम लोग डिग्री के में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर इक्वेशंस में डिग्री के यूज़ होता है। हम लोग इसको डिटेल में आगे देखेंगे। रिलेशन आपको ये याद रखना है, डिग्री के इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273.15। अच्छा, डिग्री के को हम लोग केल्विन स्केल भी बोलते हैं, आगे आगे के साइड में देखेंगे। डिग्री एफ इज फ़ारेनहाइट स्केल। और अच्छा, मैं मेरे ख्याल से बीच में मैं थोड़ा गलत बोल गया। हम लोग जो, हाँ मैं बीच में शायद मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। हम लोग टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर डिग्री एफ में मेजर करते हैं, या इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री एफ। वो डिग्री एफ में क्यों मेजर करते हैं? डिग्री एफ में जो है एरर की जो चांसेस थोड़ा कम होते हैं। जो थर्मामीटर हमारा होता है, मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर, मोस्टली घर में वही यूज़ होता है। तो डिग्री एफ थोड़ा सा इसका रेंज बड़ा हो जाता है। नॉर्मली देखिए डिग्री एफ में हमारा जो नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर रहता है बॉडी का वो 98 होता है। डिग्री सी में शायद 35 या 34 होता होगा, हम वी कैन कन्वर्ट इट, बट 35-34 के आसपास होता है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर 0.5 से बढ़ गया या 0.2 से बढ़ गया, तो यहाँ जो डिग्री फ़ारेनहाइट में वो है उसका जो 0.5 डिग्री सी से जैसे बढ़ा, तो फ़ारेनहाइट में हो सकता है 1 डिग्री से बढ़ गया हो। तो इसके लिए डिग्री फ़ारेनहाइट, मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ खाली फीवर नापने के लिए ही देखा है। बाकी डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ हमको ज़्यादा दिखेगा नहीं, डिग्री सी और डिग्री के। ओके, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम थोड़ा बात किया। ये देखिए, ये है आपका रिलेशन जो डिग्री सी और डिग्री एफ को रिलेट करता है। ओके, तो टी एफ, अगर मैं मेरा बॉडी टेम्परेचर 98 है तो 98 में रखूँ, 32 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू टी सी ओवर 100। ये कट गया, 98 32, ये कितना हो गया, 6618 इज इक्वल टू टी सी। ओके, यस,
यस, TC और 10 आई थिंक, यस। तो ये देखिए कितना हुआ। 3 3 54, 54 एंड 9 आई थिंक 3.5, तो ये कुछ 35 आ गया आई थिंक। ओके, तो ये आप थोड़ा देखना है, कैलकुलेशन देख लेना आप, 35 या 35.5 या समथिंग इसी के अराउंड आएगा। तो बात हो रही थी कि हम लोग अपना फीवर नापते हैं, फीवर चेक करते हैं, तो 35.5 नहीं लिखते कभी भी, कभी हम लोग 98 या 99 तो डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। तो फीवर डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज़ तो मैंने ये घरों में फीवर चेक करने के लिए ही देखा है, मतलब और तो किसी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स या ये डिग्री फ़ारेनहाइट काफ़ी कम यूज़ होता है। हाँ, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो डिग्री सी से डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। ओके, चलिए आगे। अच्छा, इसमें स्लाइड में देख लेते हैं और क्या है। हाँ देखिए, टेम्परेचर मेजरमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। सारे मटेरियल्स जो भी हैं इस अर्थ पे, जितने भी मटेरियल्स हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट ऑफ देम एक्सपांड करते हैं। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही जो है हम लोग ये टेम्परेचर मेजरिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। जैसे अभी देखिए, थर्मामीटर है जो घरों में यूज़ होता है, पुराना वाला, डिजिटल नहीं, पुराना, जिसमें कि हम लोग मरकरी देखते थे, हम लोग बगल में लगाते थे या कहीं पे भी लगाए, तो मरकरी थोड़ा सा ऊपर होता है। वो ऊपर क्यों होता है? क्योंकि एक्सपांड करता है टेम्परेचर पे। वो कितना एक्सपांड कर रहा है उसके हिसाब से वो कैलिब्रेट होता है, उस हिसाब से वो टेम्परेचर हम लोग सीधा ले लेते हैं। ओके, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मोस्टली थर्मोमीटर्स में ये एक्सपांशन वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिज़ाइन किए जाते हैं। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, देखिए आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस हम लोग देख लेते हैं। PV इज इक्वल टू NRT, सबको शायद मालूम ही रहेगा। PV इज इक्वल टू NRT, ये एक आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। नॉर्मली जितनी भी गैसेस हैं लो डेंसिटीज़ पे, वो ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। अच्छा, यहाँ पे P प्रेशर है, V इज़ वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, R एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका कि एक वैल्यू 8.31 जूल पर समथिंग समथिंग मोल केल्विन समथिंग होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। R का जो वैल्यू है 8.31 होता है, 0.0825 भी होता है। तो वो डिपेंड्स ऑन कि हम प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर को किन किन यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं, उसी के हिसाब से R की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ओके, तो लो डेंसिटीज़ पे या लो प्रेशर पे सभी गैसेस इस वाले इक्वेशन को फॉलो करती हैं। PV इज इक्वल टू NRT। ये इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। अच्छा, ये क्योंकि लो डेंसिटीज़ पे सारी गैसेस इस वाली इक्वेशन फॉलो करती हैं, तो P देखिए, P और T में अगर मैं कर्व बनाऊँ, P क्या है, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। तो ये देखिए 3 गैसेस के कर्व बनाए गए हैं, P और T पे प्लॉट किया गया है। तो ये देखा गया कि अगर मैं इनको पीछे थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो ये एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं। मतलब दिस इज़ द मिनिमम टेम्परेचर विच गैस कैन अचीव। तो ये कितना टेम्परेचर देखा कि -273.15 डिग्री सी, याद रखिए, इट इज़ डिग्री सी। अच्छा, डिग्री सी ये है, तो कैल्विन में कितना होगा? देखिए कैल्विन में T प्लस 273.15, तो कैल्विन ज़ीरो हो गया। कैल्विन में ये टेम्परेचर ज़ीरो हो गया, इसके लिए इसको हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो बोल देते हैं। ये जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो कह सकते हैं, दिस इज द टेम्परेचर, दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर विच अ गैस, आइडियल गैस कैन अचीव। इसके नीचे आइडियल गैस अचीव नहीं कर पाएगी टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। कैल्विन में देखेंगे, कैल्विन इज ज़ीरो। कैल्विन स्केल का जो है यही एक मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि कैल्विन स्केल और कुछ नहीं है। कैल्विन स्केल क्या करता है, ये जो
आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें ये आपको जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है उसको ऐड कर देता है। सो दिस इज केल्विन स्केल आता है T इज इक्वल टू TC प्लस 273.15। हमारे मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस केल्विन स्केल में ही होते हैं। ये जैसे मैंने देखा है कि मेरा ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये भी मोस्टली इसमें जो टेम्परेचर्स वगैरह होते हैं टेम्परेचर केल्विन में ही यूज़ किए जाते हैं, उसी के हिसाब से आर आता है। ये जनरल बात कर रहा हूँ मैं, आप टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी किसी भी यूनिट में यूज़ कर सकते हैं, बट ओनली थिंग इज़ दैट जो कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो अलाइन होना चाहिए हमारी प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की यूनिट से, दैट्स ऑल। बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग टेम्परेचर को मोस्टली केल्विन में ही यूज़ करते हैं। ओके अच्छा, ये नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर शुड बी स्मॉल इनफ। अच्छा थर्मामीटर बोलते हैं, थर्मामीटर का डिज़ाइन स्मॉल होना चाहिए ताकि भैया हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें ईजीली, और जिधर का टेम्परेचर नापना है बॉडी, जिस बॉडी पार्ट का, वहाँ पे हम इजीली इसको लगा सकें। बहुत बड़ा रहेगा तो हम शायद बगल में नहीं लगा पाएंगे। ओके, एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ का टेम्परेचर मैं मेज़र कर रहा हूँ उस चीज़ का टेम्परेचर, क्योंकि अभी थर्मामीटर इसका भी कुछ टेम्परेचर रहेगा, रूम टेम्परेचर पे होगा। अब जिधर का टेम्परेचर मैं मेज़र कर रहा हूँ उसका टेम्परेचर इस थर्मामीटर के टेम्परेचर से इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये मेरा थर्मामीटर है मान लीजिए, ये भी 30 डिग्री सी पे है मान लीजिए। अब इसको मुझे एक बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है जो कि 40 डिग्री पे है। ये तो बड़ा बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस थर्मामीटर छोटा सा है, इससे जो ये 40 डिग्री है इसका टेम्परेचर इफ़ेक्ट नहीं होगा, मतलब इस पर कोई चेंज आएगा नहीं, उतना नेग्लिजिबल होगा। बट अगर यही थर्मामीटर मैं एक वाटर की ड्रॉपलेट का टेम्परेचर मेज़र करूँ, तो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट है जो कि शायद 20 डिग्री पे हो, ये 30 डिग्री पे है, तो इस थर्मामीटर से ये जो 20 डिग्री है ये भी शायद चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो मेरा एक्चुअल टेम्परेचर जो इसका है वाटर ड्रॉपलेट का, वो एक्चुअल टेम्परेचर हमको नहीं मिलेगा। तो बस यही कहना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, थर्मल एक्सपांशन। हमने देखा पीछे की स्लाइड्स में कि ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स, इस संसार के सारी वस्तुएं, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा जाता है तो उनमें एक्सपांशन होता है। वो उसका रीज़न भी ऐसा है कि हमको मालूम है कोई सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक पीरियोडिक मोशन करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड में, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो और एक एवरेज दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस लोग मेंटेन करते हैं। अभी जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, मतलब इसकी मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया मैंने। अभी मैंने देखा ऊपर देखा ना हमने कि टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट। तो इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, मतलब मैंने इसके जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन के वो थोड़ा सा बढ़ा दिए। अभी पहले ये ऐसे ऐसे कर रहा था, अभी ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। इसकी मीन पोजीशन पहले ऐसे था। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले मॉलिक्यूल्स का स्पेसिंग देखिए दो ऐसा था, बाद में थोड़ा बढ़ गया मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेसिंग बढ़ गया, मतलब जो ऑब्जेक्ट था एज ए होल वो एक्सपांड करेगा। तो इसे हम लोग थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेंथ, स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया मैंने या कोई यूनिडायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया जिसमें का लेंथ है, तो लेंथ में जो चेंज होगा टेम्परेचर के साथ उसको हम लोग लीनियर एक्सपांशन बोलेंगे। ये देखिए, एरिया में एरिया एक्सपांशन और वॉल्यूम के केस में वॉल्यूम एक्सपांशन। तो लीनियर एक्सपांशन, ओके।
सो देखिए, मान लीजिए टेम्परेचर हमने डेल्टा टी बढ़ाया। ओके, तो थर्मल एक्सपांशन में देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जिसको एक क्वांटिटी, नई क्वांटिटी यूज़ करते हैं, एक कांस्टेंट बेसिकली यूज़ करते हैं, जिसको कि हम लोग अल्फ़ा, बीटा या गामा से डिनोट कर सकते हैं। अल्फ़ा इज़ द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, गामा इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ओके, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या देख लीजिए। सपोज़ कोई एक एल लेंथ की रॉड थी, मान लीजिए, इसको मैंने डेल्टा टी से हीट किया। तो सपोज़ इसकी जो लेंथ में चेंज हुआ वो एल प्लस डेल्टा एल हो गया। तो जो डेल्टा एल निकल के आता है दैट इज़ एल टाइम्स अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी। ओके, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी। तो जो नया लेंथ है उसको निकालने के लिए हम लोग ये अल्फ़ा का यूज़ करते हैं। तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल विल बी द न्यू लेंथ, दैट विल बी एल प्लस एल अल्फ़ा डेल्टा टी। अगर एल को आप बाहर निकाल लो, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये आपका इक्वेशन आता है अल्फ़ा के टर्म्स में। सही, सिमिलरली एरिया कोफिशिएंट को कैसे डिफाइन किया गया, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू ए टाइम्स बीटा डेल्टा टी। सिमिलरली डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टाइम्स गामा डेल्टा टी। सो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा को ध्यान रखिए। लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। इसको डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए डेफिनेशन भी क्या है इसकी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो अगर मैं एल और डेल्टा टी को 1 1 ले लूँ तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एल। मतलब एक यूनिट लेंथ की बॉडी को, यूनिट लेंथ के ऑब्जेक्ट को यूनिट टेम्परेचर से यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है, जो चेंज इन लेंथ आता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सिमिलरली आप एरिया और वॉल्यूम को भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये नोट्स देख लीजिए। नॉर्मली सॉलिड और लिक्विड के लिए जो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा है, ये जो अल्फ़ा, बीटा, गामा है, सॉलिड और लिक्विड्स के लिए ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ते नहीं हैं। अगर ये बढ़ने लगें तो फिर मैं ये शायद ये इक्वेशन जो मेरा है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी, इसको मैं डायरेक्ट यूज़ ना कर पाऊँ, फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट चूँकि मेरा अल्फ़ा भी चेंज नहीं हो रहा है तो आई कैन यूज़ दिस टेम्परेचर फॉर दिस डेल्टा टी रेंज। मतलब समझ सकता है। थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सपोज़ कोई रॉड है एल लेंथ की, ये 30 डिग्री टेम्परेचर पे थी, इसको बोला गया मैं 30 से 40 कर दिया मैंने। तो चेंज इन डेल्टा एल कितना होगा, अल्फ़ा एल, डेल्टा टी कितना है 40 माइनस 30, तो सिंपली मैंने अल्फ़ा इंटू 10 लिख दिया। लेकिन अगर मेरा अल्फ़ा भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता कि 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू कुछ अल्फ़ा है, 35 पे कुछ अल्फ़ा 1 हो जाती, 40 पे कुछ अल्फ़ा 2 हो जाती, तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाता। फिर मुझे एक सिचुएशन को मान के एज्यूम करके टाइम पे फिर उसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, जो कि जिसमें हम नहीं जाएंगे अभी। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए जो एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशंस होते हैं, एरिया, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के, वो कांस्टेंट होते हैं। बट गैसेस के लिए ये ट्रू नहीं होता है। देखिए, ये इक्वेशन है, हमको मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन है। ये देखिए, डेल्टा वी अपॉन वी, ये आपका वॉल्यूम एक्सपांशन है, इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। तो ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन
इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब अगर टी बढ़ाते जाएंगे तो ये घट जाएगा, आपका घटता जाएगा। तो गैसेस के केस में हम लोग ये इक्वेशन का मोस्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, करते भी नहीं है। गैस के केस में ऐसा कुछ एक्सपांशन या ऐसा कुछ होता नहीं है, तो बस वॉल्यूम चेंज होता है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है। क्योंकि गैस के केस में हमको मालूम है, गैस जिस भी वेसल में हम लोग रखते हैं गैस को, वो गैस उसी का वॉल्यूम में पूरा उसी का शेप ले लेता है, उसी के वॉल्यूम में पूरा कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस का वॉल्यूम जो है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ही रहता है। तो गैस के केस में ऐसा एक्सपांशन टर्म्स आता है, बट वो वॉल्यूम और प्रेशर के चेंजेस में आता है, प्रेशर के टर्म्स में आता है। ओके, तो ठीक है, जानने के लिए अच्छा है, बट नॉर्मली गैसेस के केस में हमको कोई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन की ज़रूरत भी होती नहीं है। लिक्विड और सॉलिड के केसेस में ही होती है मोस्टली। तो सॉलिड के केसेस देखने मिलेंगे। अच्छा, थर्मल एक्सपांशन में एक चीज़ ये देखिए कि अच्छा, यहाँ वॉल्यूम की जगह एरिया होना चाहिए कि भैया एरिया एक्सपांशन और लेंथ एक्सपांशन में क्या रिलेशन है। तो सपोज़ मैं एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ये चलो इधर A1 लिया है, ये A2 हो गया, तो इसका एरिया क्या हो गया, A1 क्रॉस A2। अच्छा, इसको मैं D डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ दोनों साइड्स, तो A1 dA2 प्लस A2 dA1। अब इसको मैं अगर dt से डिफ्रेंशिएट करूँ, A1 dA2 बाई dt प्लस A2 dA1 बाई dt। अच्छा, अगर आप देखो dA2 बाई dt या dA1 बाई dt, ये क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। अगर मान लीजिए मैं अल्फ़ा मानता हूँ, तो जो मैंने डेल्टा एल लिखा था, डेल्टा एल वॉज एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल की जगह मैं डी एल भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इसी को देखिए, डी एल लिखा मैंने, एल इंटू डी टी लिख दिया मैंने इसको। डी एल बाई डी टी मैंने क्या लिखा, अल्फा एल, सॉरी अल्फा एल। ओके, तो डी एल बाई डी टी क्या आ गया मेरा, अल्फा एल आ गया। ओके, डी एल बाई डी टी मेरा अल्फा एल आ गया। तो मतलब डी ए वन बाई डी टी मेरा क्या आ जाएगा, अल्फा A1। डी ए टू बाई डी टी मेरा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा A2। यहाँ पुट करो मैं, dA1 dA2 बाई डी टी अल्फ़ा A2 प्लस A2 अल्फ़ा A1। तो ये मेरा क्या हो गया, A1 A2 ट्वाइस अल्फ़ा। देखिए ये सेम हो गया। अच्छा, dA बाई डी टी क्या होगा, अगर मैं एरिया एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन को मैं बीटा लिख देता हूँ, तो dA बाई डी टी देखिए, डेल्टा ए क्या होगा मेरा, बीटा टाइम्स टोटल एरिया इंटू बीटा टाइम्स डेल्टा टी। या मैं डी ए लिख दूँ, टोटल एरिया बीटा टाइम्स डी टी। या मैं dA बाई डी टी इसको लिख सकता हूँ, टोटल एरिया इंटू बीटा। तो यहाँ देखिए, इसको मैंने लिखा टोटल एरिया इंटू बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस A1 A2 अल्फ़ा। अच्छा, A1 A2 क्या है, एरिया ही तो है ये, तो ट्वाइस A इंटू अल्फ़ा लिख दिया मैंने। एरिया कट गया, तो मेरा जो एरिया एक्सपांशन का कोएफिशिएंट आया वो डबल है लीनियर एक्सपांशन से। इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए इस डेरिवेशन में। बाई डेफिनेशन ही चला गए हम लोग। एरिया हमने लिख दिया पहले A1 इंटू A2। अच्छा, अगर क्या बोलते हैं, ये डेरिवेशन के टर्म्स में नहीं लिखना है जैसा बुक में दिया है, तो वैसा भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए,
ओके, जल्दी से देख लेते हैं A2। अच्छा, मान लीजिए एरिया बढ़ाने में ये A2 इतना बढ़ गया, ओके। तो देख लीजिए, मान लीजिए पहले मेरा ऑब्जेक्ट था A1, ये इसकी विड्थ थी, A2 लेंथ थी। टेम्परेचर बढ़ा के मैंने जब डेल्टा टी किया तो मेरा जो ये लेंथ है ये डेल्टा A2 से बढ़ गया, ये लेंथ मेरा डेल्टा A1 से बढ़ गया। अच्छा, एरिया चेंज कितना, वो देखिए डेल्टा मैंने लिखा, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया अगर देखें तो ये जो एक रेक्टेंगल बना जिसमें कि ये जो विड्थ है A1 और इसका लेंथ A2, तो A1 डेल्टा A2 लिखा मैंने। एक ये वाला एरिया भी ज़्यादा बढ़ के आया, इसमें देखिए इसकी लेंथ मेरी A2 रह गई और ये जो विड्थ है ये डेल्टा A2 हो गई। तो अच्छा, ये मैंने पहले लिखा नहीं, हाँ ये चेंज है ना, ये डेल्टा A1 सॉरी, तो ये A2 डेल्टा 1 लिखा और ये हो गया। अब ये एरिया बचा, तो ये इसका डेल्टा A2, इसकी लेंथ डेल्टा A2 है और ये डेल्टा A1, क्योंकि ये लेंथ देखिए ये डेल्टा A1 से चेंज हुई थी, तो ये भी डेल्टा A1 हो जाएगी। तो डेल्टा A1 इंटू डेल्टा A2। अच्छा, डेल्टा A1 और डेल्टा A2 स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशंस है उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो डेल्टा A मेरा क्या आ गया, A1 डेल्टा A2 प्लस A2 डेल्टा A1। A1 डेल्टा A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस A2 डेल्टा A1 को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा A1 को क्या लिख सकता हूँ, A1 टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा टी। कैसे लिखा, आपको बताया ना, डेल्टा डेल्टा L क्या लिखा था हमने, L इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे ने डेल्टा A1 की जगह क्या लिखा, डेल्टा L डेल्टा A1 डेल्टा A, क्या हो जाएगा A अल्फ़ा डेल्टा टी, ये वही लिखा हुआ है। तो ये ध्यान से देखेंगे तो 2A1 A2 अल्फ़ा डेल्टा टी आ गया, ये जो, और ये क्या है मेरा डेल्टा A की जगह मैं क्या लिखूँगा, एरिया बीटा डेल्टा टी। ये भी मेरा एरिया है, तो ये एरिया कट गया, बीटा जो आ जाएगा 2 अल्फ़ा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको इंटीग्रेशन से करना है तो इंटीग्रेशन से, जैसे हमने सॉरी डिफरेंशिएशन से करना है तो सीधा एरिया को A1 इंटू A2 लिख दीजिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, A1 DA2 प्लस A2 DA1। ये बाई डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ मैं, आई एक्सपेक्ट कि सबको डिफरेंशिएशन पता रहेगा। इसको dt से कर दीजिए डिवाइड और करके कर देंगे। जिसको डिफरेंशिएशन से नहीं करना है वो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, एक और रिलेशन देखते हैं। हमने देखा अभी कि एरिया, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन में क्या रिलेशन है, ये हमने दो तरीके से देखा इसका डेरिवेशन। तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा निकल गया है। बीटा हमारा एरिया कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, अल्फ़ा जो है कोफिशिएंट ऑफ लेंथ एक्सपेंशन है। एक और रिलेशन देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लेंथ और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या रिलेशन हो सकता है। वैसे तो आप याद रख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 3 गामा। यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन। No, I think it is not like that. Yeah, beta is equal to 2 अल्फ़ा and gamma is equal to 3 अल्फ़ा। तो बेसिकली आपने वॉल्यूम ले लिया, 3 डायमेंशन में एक्सपांशन है वॉल्यूम में, लेंथ विड्थ और हाइट में। तो ऐसा याद करने के लिए आप बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपांशन हो गया। डेरिवेशन देखिए, वॉल्यूम को मैंने L1 L2 इंटू L3 लिखा, एज्यूमिंग कि ये एक क्यूब टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्यूबॉइड है बेसिकली। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया, dv क्या लिख सकता हूँ मैं, L1 L2 DL3 L1 L3 DL2 प्लस L2 L3 DL1। सिंपल है, डेरिवेशन है इसमें, और कुछ मैंने नहीं किया, केवल डेरिवेशन का ही रूल लगाया। अच्छा, L3 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
L3 इंटू अल्फ़ा डी टी, क्योंकि L3 क्या है, डी L3 मतलब चेंज इन लेंथ है इन विद द चेंज इन टेम्परेचर डी टी। अल्फ़ा मेरा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हो गया, तो L3 इंटू डेल्टा अल्फ़ा डी टी लिखा। वैसे ही DL2 को मैं L2 इंटू अल्फ़ा डी टी, DL1 को मैं L1 इंटू अल्फ़ा डी टी लिखूँगा। ये सारे मैं इस वाले क्वेश्चन में रख देता हूँ, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन के आता है। देखिए यहाँ देखिए L1 L2 DL3 की जगह मैंने क्या रखा है, L3 अल्फ़ा डी टी, तो L1 L2 L3 अल्फ़ा डी टी, ये सारा सेम एक्सप्रेशन आ गया तीनों के लिए। तो ये 3 टाइम्स हो गया सिंपली। L1 L2 L3 को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, आपको मालूम है V इज इक्वल टू क्या है, L1 L2 L3, पहला इक्वेशन ही हमारा यही था। तो dV इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, V गामा डी टी। गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, सो V गामा डी टी, ये dV मैंने इधर लिखा, और ये साइड में क्या है 3 L1 L2 L3 को मैंने V लिख दिया हुआ है, 3V अल्फ़ा डी टी यहाँ से, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा निकल के आ गया। सो इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है डेरिवेशन। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है, डिफ्रेंशिएशन अगर आप लोग पढ़ चुके हैं, आई होप कि 11th में है सेकेंड सेक्शन, तब तक मैथ्स में आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिया होगा। तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिए हैं तो ये डेरिवेशन बहुत ही इजी है, आप लोग याद भी रख सकते हैं। ओके, अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। हीट ट्रांसफ़र या ये कहें हीट का आदान प्रदान जहाँ पे भी हो रहा है, हीट, कोई एक ऑब्जेक्ट हीट ले रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट हीट दे रहा है, तो हीट का कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर हम डेफिनेशन से जाएँ तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री, या ऐसा कहें यूनिट मास वाली बॉडी का टेम्परेचर, कि सपोज मैं अज्यूम करता हूँ किसी भी बॉडी है, उसका टेम्परेचर मेरा 1 kg है, तो इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री C से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी Q, वो मेरी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो हीट कैपेसिटी क्या है, एक 1 kg की बॉडी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट मुझे देनी पड़ी वो Q है, वो Q ही हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो इक्वेशन मेरी क्या बन के आती है, हीट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, जहाँ पे C क्या है, C इज़ द हीट कैपेसिटी। Q बोले तो कहीं पे भी हीट का आदान प्रदान हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट जा रही है। सपोज़ करिए ये ऑब्जेक्ट है, किसी टेम्परेचर T पे है, एटमॉस्फेयर में T1 टेम्परेचर है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट, देखिए मीडियम कोई भी हो सकता है, ये इस T से T1, सपोज़ करें T1 इज़ लेस देन T, तो आपको मालूम है T से T1 में हीट फ्लो होने लग जाएगी। तो अगर मुझे इसका टेम्परेचर, ये चलिए ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मैंने एक वाटर लिया, 1 किलोग्राम वाटर लिया, ओके, एक वेसल में मैंने 1 kg वाटर लिया, 1 kg वाटर या 2 kg वाटर लिया, ये 30 डिग्री पे है। अभी मुझे इसको, इस 2 kg के वाटर को 60 डिग्री तक हीट करना है, तो मैं इसको कुछ तो हीट देनी पड़ेगी मुझे। तो ये मैं कितनी हीट क्यों दूँ, तो क्यों सीधा सब मेरा आ जाएगा mc डेल्टा टी। m आपको 2 किलो मालूम है, c आपको दिया होगा क्वेश्चन में, डेल्टा टी यहाँ पे आपका 60 माइनस 30 इज इक्वल टू ये 60C आ जाएगा। तो ये हीट कैपेसिटी का बड़ा ही योगदान है। अगर मैं किसी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ या किसी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो बॉडी का अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब वो हीट दे रही है किसी बॉडी को, तो कितना हीट देगी वो उस टेम्परेचर तक आने के लिए, उसके लिए हीट कैपेसिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, या हीट कैपेसिटी का ही यूज़ होता है बेसिकली। हीट कैपेसिटी आपको दी होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे या वो हीट का आदान प्रदान निकाल पाएंगे। ओके, तो आई होप हीट कैपेसिटी आप लोगों को क्लियर है।
ओके, तो अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही पूछे थे कि वाई कोस्टल रीजन डू नॉट सी सेम एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एज सीन बाय नॉन कोस्टल रीजन्स। तो इसका देखिए इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है, वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है, वाटर हैज़ वेरी हाई हीट कैपेसिटी। ओके, अच्छा, हाई हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसका टेम्परेचर चेंज करने में मुझे उतना ही हीट उसको देना पड़ेगा। कम हीट कैपेसिटी की वैल्यू कम है, तो उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा हीट दे दूंगा, वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा है, देखिए सिंपल सा इक्वेशन देखिए, mCp डेल्टा टी। अगर मेरा सपोज डेल्टा टी फिक्स है, मास भी फिक्स है, तो जितना ज़्यादा सी होगा उतना ही ज़्यादा मुझे ये क्यू देना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी वैल्यू क्यू की ज़्यादा होगी। इसका सिंपली मतलब है कि अगर वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा, उसके लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट एनर्जी लगेगी। तो जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पे ये वाटर का काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, तो वाटर का इतना ज़्यादा वॉल्यूम है तो उस पे आसपास के टेम्परेचर्स को उतना चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो गर्मियों में क्या होता है, वाटर का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, तो जो वाटर वेपर्स उठती हैं उनका टेम्परेचर भी ठंडा होता है, तो एयर के साथ वो वाटर वेपर आती हैं, एटमॉस्फेयर को थोड़ा ठंडा रखती हैं। तो गर्मियों में ऐसा होता है, ठंडियों में इसका उल्टा होता है। इसके लिए जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ना ही मतलब गर्मियों में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ठंडियों में भी उतना कम टेम्परेचर नहीं होता है उधर। कहने का मतलब यही है। अच्छा, डेजर्ट रीजन में क्या है कि जो आपकी रेत होती है, रेत बालू या जो डेजर्ट होता है, वो उसकी जो हीट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, तो उसका टेम्परेचर जल्दी ईज़िली चेंज हो जाता है। दिन में धूप आ गई, थोड़ी सी हीट मिली, एकदम गर्म हो गया, वो गर्म रेत ने आसपास के जो एरिया है, जो रीजन है, उसको भी एकदम गर्म कर दिया। रात में क्या हुआ, रेडिएशन से हीट वापस चली गई, हीट वापस जैसे ही गई, थोड़ी भी हीट वापस गई, बट रेत का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, तो रेत का टेम्परेचर कम हुआ और उसने आसपास का टेम्परेचर भी कम किया। तो इसके लिए वो डेजर्ट में एक्सट्रीम होता है, कोल्ड में भी और हॉट में भी, दिन में एकदम गर्म, रात में एकदम ठंडा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कैलोरीमेट्री का मतलब होता है कि मेज़रमेंट ऑफ हीट में बेसिकली वही एक बॉडी यूज़ करते हैं, और किसी भी बॉडी को अगर मैं किसी सपोज़ कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, मेटल का ग्लास है, उसको मैं गर्म बॉइलिंग वाटर में रख दूँ, तो बॉइलिंग वाटर जो है ग्लास को हीट देगा, ग्लास गर्म हो जाएगा, और बॉइलिंग वाटर ग्लास को हीट दे रहा है तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर भी कम होगा, तो हीट का आदान प्रदान होगा। उसका मेज़रमेंट करते हैं, बेसिकली एक डिवाइस होती है उसमें कि हीट मेज़रमेंट कैन बी डन, उस डिवाइस को कैलोरी मीटर बोलते हैं। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में बुक में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चेंज ऑफ स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि मैं अगर वाटर या किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूँ किसी डेल्टा टी अमाउंट से, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा हीट लगेगी टेम्परेचर बढ़ाने में, और हीट कैपेसिटी पता है तो मुझे कितना हीट लगेगा, मैं सिंपली mc डेल्टा टी से कितना हीट देना पड़ेगा किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या किसी बॉडी का टेम्परेचर कम करने पे, उससे हमें कितनी हीट मिलेगी, वो इस इक्वेशन से आ जाएगा। अब सेकेंड चीज़ आती है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट बोले तो लिक्विड, अभी हमने वाटर को गर्म किया, चलो ठीक है, वाटर मेरा सपोज़ मेरा जो वाटर है वो 30 डिग्री पे है, या मैंने इसको गैस ऑन किया, स्टोव ऑन किया, इसको गर्म करना चालू किया, अब ये बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, बट कहाँ तक बढ़ेगा, 30 से 100 डिग्री सी तक आएगा। 100 डिग्री सी पे आते ही
इसमें क्या बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉइलिंग तो पहले से चालू जाएगी, बट 100 डिग्री पे एक्सेसिव बॉइलिंग स्टार्ट होती है। तो 100 डिग्री से पे आते ही ये जो वाटर है इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है। फिर कब तक नहीं बढ़ता? जब तक ये सारा जो लिक्विड है, वाटर है, वो इवेपोरेट होके स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो ये चेंज ऑफ स्टेट में एक बड़ी अनोखी चीज़ होती है कि जैसे ही किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे आता हूँ या मैं किसी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे आता हूँ, तो उस सॉलिड का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। वो सॉलिड फिर सेम मेल्टिंग पॉइंट पे रहता है या वो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे ही रहता है जब तक कि सारा लिक्विड दूसरे स्टेट में चेंज नहीं होता। दूसरा स्टेट बोले तो गैस में चेंज नहीं होता या सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता तब तक। तो जैसा कि हमने टेम्परेचर चेंज के केस में हीट कैपेसिटी देखी थी, स्टेट चेंज के केस में हम लोग एक और क्वांटिटी की बात करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी, जिसको कि ये एल से डिनोट करते हैं स्टेट चेंज के केस में। लेटेंट हीट, इसमें नाम नहीं याद आ रहा था, एल द लेटेंट हीट का यूज़ करते हैं। लेटेंट हीट मतलब एक छुपी हुई हीट है। आप हीट तो दे रहे हो उसको, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए इसको लेटेंट शायद बोला होगा। आई एम जस्ट गेसिंग, बट लेटेंट है। तो सिंपल है ना, ये लिक्विड है, इसको मैं हीट तो दिए जा रहा हूँ, बट इसका टेम्परेचर डेल्टा टी ये नहीं बढ़ रहा है, बट इसका जो स्टेट है वो चेंज होते जा रहा है, ये वेपर में चेंज होते जा रहा है। तो मेरा जो लेटेंट हीट ऑफ, देखिए लेटेंट हीट 2-3 टाइप के होते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो गया, पर नाम चेंज होता है, बट फंडा यही है, स्टेट चेंज हो रहा है। लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गया। रिवर्स भी आए तो उसको आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, खाली आप फंडामेंटल समझिए कि अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और आपको लेटेंट हीट का यूज़ करना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं एकदम। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो आप हीट के आदान प्रदान वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लगा लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अगर मुझे हीट एक्सचेंज निकालना है इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द आइस एज -15 टू 20 डिग्री सी, नहीं 20 डिग्री सी शायद क्वेश्चन बुक में दिया था, मैंने इसको बढ़ा दिया, 150 डिग्री सी की स्टीम में मुझे कन्वर्ट करना है इसको। ओके, तो -15 डिग्री का आइस है अपने पास, उसको फाइनल स्टेज कहाँ तक लेके जानी है? 150 डिग्री सी का स्टीम में। तो भाई प्रोसेस समझिए, -15 डिग्री सी का आइस है, मैं इसको हीट देना चालू करूँगा तो क्या तुरंत पानी बन जाएगा? नहीं, पानी नहीं बनेगा। पानी कब बनता है? 0 डिग्री सी पे। बर्फ़ से आइस का कन्वर्जन है वो 0 डिग्री सी पे ही होता है। तो -15 से बर्फ़ को पहले 0 पे आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कुछ तो हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने MC डेल्टा टी, यहाँ पे देखिए C क्या है, ये हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे हीट कैपेसिटी का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टेट चेंज नहीं है, केवल ये टेम्परेचर का चेंज है। कुछ हीट दिया मैंने, -15 से 0 में आ गया आइस, अभी आइस ही है, ओके, अभी तक कि आइस ही है, स्टेट चेंज में नहीं आया। अब मैं इससे ज़्यादा इसको और हीट दूंगा तो ये 0 डिग्री का आइस, अभी देखिए ध्यान दीजिए, अभी आइस से वाटर में कन्वर्ट होना चालू हो गया, तो 0 डिग्री आइस पहले 0 डिग्री सी के वाटर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे मैं जो हीट इसको दूंगा वो होगी ML, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ML आ गया, देखिए लेटेंट हीट आ गई यहाँ पे। अब 0 डिग्री का वाटर है, अब इसको मुझे 150 की स्टीम में कन्वर्ट करना है। तब वाटर डायरेक्टली तो स्टीम में नहीं कन्वर्ट होगा, तो पहले मुझे वाटर को, अच्छा यहाँ पहले क्वेश्चन में 20 था इसलिए मैंने 20 लिखा, ठीक है। तो ठीक है, वाटर को मैं 20 डिग्री सी पे बढ़ा दिया, पहले मैंने 20 कर लिया। अभी मुझे वाटर को 100 डिग्री पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जबकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना चालू होगा। तो 20 से 100 तक लाना ही पड़ेगा मुझे। 100 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सी, तो मुझे 100 तक लाना पड़ेगा। 100 तक सारे पार्टिकल 100 पे आ गए, तो उसके लिए मुझे MC डेल्टा टी का यूज़ करना होगा, क्योंकि स्टेट चेंज नहीं है, सिंपली टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ मैं।
सी हीट कैपेसिटी का यूज़ करूँगा, डेल्टा टी आपको पता है, एम पता है। अब 100 डिग्री सी वाटर पे आ गया, अब इसको वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होना है। तो जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा तो 100 डिग्री सी का स्टीम बनेगा। पहले स्टीम सीधा 150 का तो नहीं बन जाएगा। अब 100 डिग्री सी का स्टीम बनाने के लिए आपको ml फिर देनी पड़ेगी। एल आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गई। अब 100 डिग्री का स्टीम बन गया। अब इसको आप 150 नहीं, 250 नहीं, 300 जितना करना कर लीजिए। उसके लिए आप कितनी हीट देंगे, mc डेल्टा टी। तो सिंपली आपको बस ध्यान रखना है कि स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टेट चेंज अगर हो रहा है तो स्टेट चेंज आपको मालूम है कि लिक्विड से वेपर बनना है तो एक बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, सॉलिड से उसमें आना है तो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। तो उस मेल्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए अगर ऑब्जेक्ट आपका मेल्टिंग पॉइंट में नहीं है तो पहले आपको मेल्टिंग पॉइंट पे लाना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट पे लाने के बाद ही आप उसका टेम्परेचर और बढ़ा सकते हैं। तो ये बस ध्यान देना है। देखिए सिंपली -15 का आइस था तो इसको पहले मैं जीरो डिग्री के आइस में कन्वर्ट करूँगा तो -15 से 0 में गया। फिर मैं अभी 0 डिग्री सी का आइस आ गया, अभी इसको मैं वाटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0 डिग्री सी के वाटर में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं कि वाटर सीधा किसी टेम्परेचर पे आ जाएगा। वाटर में आ गया, अब वाटर में आ गया तो मैं इसका टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ाऊँगा, 100 तक, क्योंकि मुझे स्टीम बनाना है। तो मैं इस यहाँ से लेके सीधा 100 तक इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँगा। 100 वाला वाटर आ गया, अभी मैं इस वाटर से स्टीम बनाऊँगा ml दे के स्टीम बनाया तो स्टीम 100 पे आ गया। अब 100 की स्टीम आ गई तो उसका टेम्परेचर आप 150 बढ़ा सकते हैं। तो इसको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ लीजिए ये कंसेप्ट अच्छे से। तो आपके जो कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे, उसमें कुछ तकलीफ़ नहीं होगी आपको। ओके, नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का थोड़ा सा एग्जांपल हमने देखा इसमें देखिए फेज डायग्राम्स होते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर वाई एक्सिस में है, टेम्परेचर हमारा एक्स एक्सिस में है। तो कैसे वेरी करता है ये दिखाया गया है उसमें। देखिए ये आपका जो एरिया है वेपर वाला है, ये आपका लिक्विड वाला है, ये आपका सॉलिड वाला है। तो ये जो ग्रीन दिखाई गई लाइन, ये आपके सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका लिक्विड सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो गई। ये आपका लिक्विड और वेपर वाला इक्विलिब्रियम हो गया तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गई। ओके, अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर प्रेशर, देखिए अगर मैं एक प्रेशर लूँ यहाँ पे तो इस प्रेशर पे एक फ़िक्स टेम्परेचर है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स है। प्रेशर बढ़ा देता हूँ मैं तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जा रहा है। तो प्रेशर बढ़ाते से ही बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली बढ़ जाता है। इस डायग्राम से हम ये चीज़ डिराइव कर सकते हैं, या ये चीज़ हम लोग इन्फर कर सकते हैं कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते ही हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी बढ़ जा रहा है। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट देखिए, ट्रिपल पॉइंट क्या है, जहाँ पे कि तीनों फेज़ को एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम में, उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और वेपर भी है। ट्रिपल पॉइंट वाटर का 273.16 केल्विन और प्रेशर 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल होता है। ओके, एक और पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे लिक्विड और वेपर इस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं कि कुछ डिफरेंस ही नहीं रहता, डेंसिटी सेम हो जाती, एकदम आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि कब लिक्विड में गया कब वो वेपर में है। तो दे आर नॉन डिफरेंशिएबल। व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर नॉन डिफरेंशिएबल, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। अब ज़्यादा इसके बारे में आप बुक से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें। चलिए अभी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एग्जाम्स में भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र मेरे ख्याल सबको मालूम ही है, 3 टाइप के होते हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा एक कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। काफ़ी ये सुने हुए वर्ड्स हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं रोज़मर्रा की जो अपनी लाइफस्टाइल है उसमें। काफ़ी हम रेडिएशन तो काफ़ी बोलते हैं, रेडिएशंस आ गए, सोलर रेडिएशन आ गए, सूरज का रेडिएशन आ गया अर्थ पे।
तो रेडिएशन इज़ द मोस्ट यूज्ड वर्ड आई थिंक इन आवर डेली लाइफ। कन्वेक्शन भी ठीक है, हम यूज़ नहीं करते, इस टेक्निकल टर्म है, बट कन्वेक्शन को हम लोग बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल बहुत सारे हैं। कंडक्शन देखिए, ठीक है, पहले बात करते हैं। अगर मैं कोई रॉड लेता हूँ, ओके, या चलिए हम लोग बात करते हैं अपना डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल में। अभी मेरी एक कढ़ाई है, इसको गैस एनर्जी दे रही है। इस पे अगर मैं एक स्टील का चम्मच रख दूं और यहाँ पे मैं अपना हाथ पकड़ लूं, तो मेरा हाथ भी थोड़ी देर में मेरा हाथ भी जलने लगता है। मतलब ये जो स्पून है, इसका ये वाला एंड भी गर्म हो जाता है। बट जबकि हमने ये वाला एंड तो यहाँ डाला नहीं, गर्मी तो यहाँ हमारी यहाँ है, हीट हम यहाँ पे दे रहे हैं, बट ये वाला एंड भी गर्म हो गया। सो बेसिकली दिस इज़ ड्यू टू द हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र में बोले तो एक किसी भी मेटल, नॉर्मली मेटल्स में ही होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसका एक एंड सपोज T1 में है, यहाँ मैं इसको अगर हीट देना चालू करूँ, ये वाला एंड में अगर हीट करना चालू करता हूँ, तो देखा गया है कि ये वाला एंड या सारे टेम्परेचर, ये इधर सब टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। ये वाला टेम्परेचर भी T2 हो जाता है बढ़ के। तो बेसिकली दिस इज़ द हीट ट्रांसफ़र वाया कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन वाला हीट ट्रांसफ़र क्यों होता है? इसके लिए आपके जो एटम्स हैं वो जिम्मेदार हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी जिम्मेदार हैं। ये देखिए, ये आटम है, जब मैं हीट नहीं दे रहा हूँ तो इसका मेन पोजीशन ये है, ऐसे। अच्छा, जब मैंने इसको हीट देना चालू किया तो ये जो आइटम है या मॉलिक्यूल है, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया। जैसे ही बढ़ा तो वो इस वाले मॉलिक्यूल्स को टकराया। जब इसको टकराया तो उसने इसको हीट दिया, टकरा के इसको कुछ हीट दे दिया, कुछ हीट इसने अपने पास रखी, तो इधर कुछ हीट इधर ट्रांसमिट हो गई, सेम इधर ट्रांसमिट हुई दूसरे वाले में, सेम ऐसे ट्रांसमिट होते होते लास्ट तक आ गया। तो हर मॉलिक्यूल कुछ तो हीट अपने पास रख ले रहा है और कुछ ट्रांसमिट कर दे रहा है, कुछ रख लिया, कुछ ट्रांसमिट किया, कुछ रख लिया, कुछ ट्रांसमिट किया। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इस एंड का टेम्परेचर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसने पहले तो अपना टेम्परेचर बढ़ाया, फिर बचा हुआ एनर्जी आगे इसने ट्रांसमिट कर दिया। इस वाले मॉलिक्यूल ने भी पहले अपना टेम्परेचर बढ़ाया, बचा हुआ एनर्जी आगे ट्रांसमिट किया। तो अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसको मान लीजिए इसके L है लेंथ है, तो L की डायरेक्शन में जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरा जो टेम्परेचर डिफरेंस मिलने को मिल रहा है dt। अच्छा, ये जब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, कि जब मेरा इस एंड का टेम्परेचर T1 फिक्स हो गया, इस एंड का टेम्परेचर T2 फिक्स हो गया, मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ, अभी ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अभी जितना हीट इसको आ रहा है वो इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 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 और ये वाला मॉलिक्यूल बाहर ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये मेरा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, टेम्परेचर, किसी भी एंड का टेम्परेचर, किसी भी जगह का टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा है, वो फिक्स हो गया। हीट मेरी क्यों आ रही है? ये जो मॉलिक्यूल है सारी हीट आगे ट्रांसमिट कर दे रहा है, अपना खुद का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है। तो इस कंडीशन को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। स्टेडी स्टेट के केस में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो होता है dt/dL, राइट। ये माइनस होगा क्योंकि जैसे मैं L की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मेरा टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये देखा गया है जो Q होती है हीट ट्रांसफ़र स्टेडी स्टेट के केस में, उसका फॉर्मूला आता है KA dt/dL, माइनस लिख देंगे। तो dt/dL ग्रेडियंट हो गया, K कांस्टेंट होता है जिसकी की वैल्यू रहती है, A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। A क्या है? देखिए ये वाला एरिया जो है ये एरिया A है, ये लेंथ L है,
ठीक है। लेंथ क्या होती है, आपको हीट ट्रांसफ़र की डायरेक्शन में लेंथ लेनी है और उसके परपेंडिकुलर वाला वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाए। कई बार हमको कन्फ्यूजन होता है, कई बार ऐसा होता है हमारी स्लैब ऐसे हो जाती है और हीट ट्रांसफ़र इस डायरेक्शन में लेना होता है, ये टेम्परेचर T1 ये T2, तो भी मेरी लेंथ यही होती है, ठीक है। एरिया हमारा ये बन के आता है। तो लेंथ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट एंड एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट, द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके ओके, तो Q मेरा क्या निकल के आ गया कंडक्शन के केस में, KA dt बाई DL माइनस ओके। तो ये कंडक्शन का हो गया। कंडक्शन में आपने देखा कि मेनली जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन है अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसमें जो फार्मूला है स्टेडी स्टेट के केस में हीट फ्लो जो हो रही है इसको हम लोग हीट फ्लो बोलेंगे। जैसे कि करंट फ्लो, इसका हीट करंट बोल सकते हैं ये। जैसे कि मेरी रेजिस्टेंस में सर्किट में ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे ही करंट आई फ्लो होती है, वैसे ही एनालॉजी है, ये हीट क्यू फ्लो होती है। यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस बोल देते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है L/K/A। अगर मैं यही फॉर्मूला देखूँ, Q इज इक्वल टू डेल्टा T, इसको मैं डिवाइड करूँ L/KA से, देखिए ये वही आ गया। तो डेल्टा T मेरा कुछ नहीं है, जैसे मेरा करंट क्या होता है डेल्टा V/R होता है। तो डेल्टा T मेरा जो, अगर मैं इसको करंट से कंपेयर करूं तो डेल्टा इज़ नथिंग बट डेल्टा V, और जो R मेरा है वो L/KA है। तो याद रखिए ये R का यूज़ होता है जब हम लोग दो तीन रॉड्स को जोड़ देते हैं एक साथ। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ये मैंने एक रॉड ली, इसको मैंने जोड़ दिया दूसरी रॉड के साथ। यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, यहाँ का T2 है। ओके, तो हीट मान लीजिए T1 इज़ ग्रेटर देन T2। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका A2, इसका L1, इसका L2। ओके, तो ठीक है, इसका मान लेते टेम्परेचर T है। तो इसके लिए इक्वेशन लगाइए, Q इज इक्वल टू T माइनस T1 डिवाइड बाई L1 अपॉन, इसका मान लीजिए K1 है, K1A1। इधर देखिए Q क्या है, Q इज इक्वल टू T2 माइनस T डिवाइड बाई L2 अपॉन K2 इंटू A2। ओके, तो आप इस तरीके से Q निकाल सकते हैं, या अगर आपको कंबाइंड ये दोनों एंड का देखना है Q आपका हो जाएगा, नहीं तब आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आपकी L और L2 और एरिया फिक्स नहीं है। तो अपने को क्या है, इनका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ फिक्स करनी पड़ेगी। चलिए जल्दी से देखते हैं। मान लीजिए दो रॉड्स हैं, ये रॉड सीरीज में है। ओके, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, L1 L2। ओके, तो यहाँ से जो Q निकल के आई वो मेरी आई किधर गई, T माइनस T1 A, और यहाँ से जो Q निकल के आई यहाँ से ये होगी बेसिकली, ये मैं इसको T1 माइनस T लिखूँगा, एक सेकेंड, आई विल राइट इट एज, क्योंकि मेरा T1 बड़ा है तो इट शुड बी T1 माइनस T A, और यहाँ के केस में
टी माइनस C2 L2 अपॉन K2। एरिया मेरा कट गया। यहाँ से मैं अगर टी का वैल्यू निकालूँ, और किसी भी एक इक्वेशन में रख दूँ, तो मेरा जो dq/dt आता है निकल के, dq/dt वो बेसिकली T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A। तो देखिए रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में थे, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 सीरीज़ में सीधा जुड़ गया। जैसे कि करंट के केस में हमारे रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज़ में हैं तो जुड़ जाते हैं, वैसे ही इस केस में रेजिस्टेंसेस जुड़ गए। अगर सपोज़ मेरे ऐसा ही इस टाइप के होते, रॉड होती है ऐसे, ये सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है? क्योंकि जैसे डेल्टा वी, जैसे रेजिस्टेंस के केस में मेरा डेल्टा वी दोनों का सेम रहता है। यहाँ पे देखिए डेल्टा टी सेम है, दोनों T1 T2 माइनस T1 मतलब दोनों रॉड के लिए T2 माइनस T1 सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया विल बी डिफरेंट। तो यहाँ के केस में जब आप देखेंगे तो आपको जो dq/dt आएगा वो T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 1 अपॉन R1, मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में होंगे, उसके लिए R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आएगा। तो ये R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आएगा, जबकि R1 आपको मालूम है L1 L तो सेम है, K1 A1 है, R2 इज इक्वल टू L अपॉन K2 A2 है। ओके। अच्छा, दूसरा मोड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का बहुत यूज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो। किसी भी मैं पॉट में अगर वाटर लेता हूँ और इसको नीचे से गर्म करता हूँ, तो एक कंडीशन आती है स्टेडी स्टेट, जबकि पूरा जो लिक्विड है मेरा, पूरा लिक्विड सिमिलर टेम्परेचर पर होता है। तो वो बेसिकली जो इस लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द कन्वेक्शन। इसका जो हीट ट्रांसफ़र है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। एंड कन्वेक्शन होता क्यों है? ड्यू टू द हीट डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस। यहाँ मैंने गर्म किया, जो भी मटेरियल, यहाँ पे जो मटेरियल हैं उनकी डेंसिटी कम हो गई, तो जो ऊपर की डेंसिटी ज़्यादा वाले मटेरियल हैं वो नीचे आ गए और ये ऊपर चले गए। तो जब ये ऊपर गए ज़्यादा टेम्परेचर वाले, तो ऊपर का टेम्परेचर बढ़ाया, नीचे क्या है तो इनका टेम्परेचर बढ़ गया। तो इस तरह से इस प्रोसेस में लगातार होता रहता है ये प्रोसेस, और इसमें पूरा लिक्विड एक टेम्परेचर पे हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ओके। तीसरा जो अपना मेथड है दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन का जो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है जो कि सबको समझ में आता है, सोलर रेडिएशंस। हमारे जो सूरज भगवान है, वो अर्थ पे जो एनर्जी आती है उनकी, वो रेडिएशन से ही आती है। रेडिएशन से आ गई अर्थ पे एनर्जी हमारी। अगर सपोज रेडिएशन नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर भी, जो भी नॉर्मल लाइफ हम लोग जी रहे हैं, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए मीडियम की आवश्यकता है, बट रेडिएशन के लिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। रेडिएशन हमारा बिना वैक्यूम में भी होता है। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसका फॉर्मूला निकल के आता है सिग्मा EA T⁴। टी हमारा केल्विन में यूज़ होता है, हमेशा याद रखिए, टी इज़ यूज इन केल्विन। सिग्मा जो है ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ई इज़ द एमिसिविटी, जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। E1 है तो गुड एमीटर है, परफेक्ट एमीटर है। तो ये तो सन का केस था। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कि कुछ टेम्परेचर T1 है, वो एक हीट एमिट करता है रेडिएशन से, जो कि इस फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू सिग्मा EA T⁴ से निकाली जाती है।
साथ ही साथ अगर टी नॉट है, एटमॉस्फेयर में कोई टी नॉट है तो वहाँ से हीट लेता भी है रेडिएशन से, तो जो नेट हीट ये देगा सिग्मा ई ए, दैट विल बी टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ये वाला हीट ये दे रहा है और टी नॉट वाला हीट जो है वो ले रहा है। तो ये रेडिएशन का था। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लिए हमने। ओके।